हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीआईबी करंट अफेयर्स। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे और ये हमारी जो पीआईबी सीरीज है उसका पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और पार्ट 2 भी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। पीआईबी करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज है जो अलग अलग पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 भी आ चुका है और आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज हम कवर करेंगे अपनी पीआईबी करंट अफेयर्स की सीरीज में विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो कंटेंट जो मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट है कंटेंट और पीआईबी सीरीज आपके आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए, बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए। तो ये सीरीज आप लोग जरूर देख के जाइए और कंटेंट को लाइन बाय लाइन आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि कंटेंट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़ना है। पीआईबी सीरीज को अलग अलग पार्ट के साथ हम कवर करेंगे। पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। और क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का आप सैंपल देख सकते हैं किस तरीके से एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पीआईबी सीरीज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट 3। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 11 मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नहीं देखा है तो ये क्लास जाके जरूर देखिए। ये आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जनवरी टू नवंबर हमने टॉपिक वाइज ये क्लास कवर की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। आपको पीडीएफ अगर सिर्फ इंग्लिश में चाहिए तो आपको पीडीएफ इंग्लिश में भी मिल जाएगा। टॉपिक वाइज हमने कवर किया है, टोटल हमने 14 इसमें टॉपिक कवर किए हैं। लास्ट 11 मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास है। एमसीक्यूज में हमने करंट अफेयर्स कवर किए हैं सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, और आपको विद इंपॉर्टेंट कंटेंट ही सब कुछ पीडीएफ में भी मिलेगा। जैसा क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। ठीक है, अगर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और लास्ट 11 मंथ आरबीआई सर्कुलर भी हमने कवर किया है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। लास्ट 11 मंथ आरबीआई सर्कुलर हमने कवर किया है, एमसीक्यूज फॉर्म में कवर किया है विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। जनवरी टू नवंबर लास्ट 11 मंथ आरबीआई सर्कुलर। ठीक है, तो ये क्लास भी आपने अगर नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 11 मंथ आरबीआई सर्कुलर विद इंपॉर्टेंट कंटेंट, बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। अगर आपको स्पेसिफिक सिर्फ इंग्लिश में ही चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ कोई भी आप परचेज करना चाहते हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हर प्रेजेंटेशन के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास अच्छी लगे तो एक हाइप जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास पीआईबी सीरीज पार्ट 3 फर्स्ट हमारी क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्या है हमारा, ये देख लेते हैं। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स Appellate Tribunal (GSTAT) has been operationalized as the independent second appellate body for GST disputes across India। तो ये है हमारी न्यूज। अब हम डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कंटेंट हमारा क्या दिया गया है। आई रिपीट फर्स्ट पॉइंट के साथ, The Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) has been operationalized as the independent second appellate body for GST disputes across India. With GSTAT, all second level appeals, whether arising from central or state GST authorities, will now converge at a single national forum, ensuring uniformity in judgments. Next point, the launch marks a major milestone in the evaluations of the goods and services tax regime since its introduction in 2017, reinforcing the dispute resolutions ecosystem. GSTAT functioning will follow the Nagrik Devo Bhava principle. First, plain language, jargon-free orders. Second, simple formats and checklists. Third, digital by default filling. Fourth, virtual hearings. Fifth, defined times standard for hearings and decisions. About the GSTAT, GSTAT is a statutory appellate body established under GST laws for second level appeals. Next point, it serves as an independent forum for resolving disputes arising and under GST.
Next point, principal bench of GSTAT is located in New Delhi. Next, GSTAT will operate through 31 state benches across 45 locations in India. तो ये है आपका कंटेंट जो मैंने आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया है। ये सारा कंटेंट आप इसको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी इसी कंटेंट पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेम कंटेंट आपको हिंदी में भी चाहिए, आपको हिंदी में भी सेम कंटेंट मिल जाएगा। ये कंटेंट आप देख सकते हैं, सेम कंटेंट है सभी उन्हीं पॉइंट्स के साथ आपको हिंदी में। अगर आप हिंदी में परचेज करना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस कंटेंट को भी देख सकते हैं। पीडीएफ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा कंटेंट। ठीक है, और ये है व्हाट्सएप, आप क्वेश्चंस कुछ भी क्वेरीज हैं आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड हमारा जो एमसीक्यूज बने हैं वो किस तरह से होगा। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल GSTAT। तो ये हमको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो करेक्ट कौन सी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट है, GSTAT इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर GST लॉज इज करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, इट सर्व्स एज द सेकंड एपलेट अथॉरिटी फॉर GST डिस्प्यूट्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। थर्ड है, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ GSTAT इज लोकेटेड इन मुंबई, इट्स इनकरेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए 1 and 2 only is the correct statement. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये अगर आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता है, कंटेंट आपने अच्छे से पढ़ा है, न्यूज अच्छे से पढ़ी है, तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आंसर इजीली कर पाएंगे। तो ये है जो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ GSTAT इज लोकेटेड इन मुंबई। नो, प्रिंसिपल बेंच इज इन न्यू दिल्ली, नॉट मुंबई। ये एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है, तो इस तरह से होंगे आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, consider the following statement regarding the principles guiding GSTAT. First statement, GSTAT is designed to provide a single independent second appellate forum for both central and state GST disputes. ये आपको स्टेटमेंट्स दी गई है। ठीक है, और क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये पूछा गया है कि ये जो 3 स्टेटमेंट है इनमें से आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा, GSTAT is designed to provide a single independent second appellate form for both central and state GST disputes is a correct statement. Second statement, GSTAT follows the principle of Nagrik Devo Bhavo, emphasizing citizen first dispute resolution is a correct. Okay, ये भी correct statement है। थर्ड है, GSTAT aims to deliver jargon free plain language decision to improve taxpayer understanding. It's a correct statement. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3. So all 3 statements is correct. तो ये तीनों ही statements हो जाएंगी करेक्ट। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन था, जो हमने प्रीवियस इंफॉर्मेशन कंटेंट पढ़ा था, न्यूज पढ़ी थी, उसी पे बेस्ड एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो दोनों ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के ये सैंपल क्वेश्चंस थे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टेटमेंट बेस्ड। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट PIB न्यूज पे, वो देख लेते हैं क्या है न्यूज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, signed $125 million loan for upgrading urban services in Assam. तो ये है आपकी न्यूज, इस पे कंटेंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, Government of India and the ADB Asian Development Bank have signed a $125 million loan agreement to improve urban livability and climate resilience across 6 district headquarters and Guwahati in Assam. Second point है, the project aims to benefit 3,60,000 residents through continuous metered water supply, improved stormwater
system and strengthen urban governance. Third point है major works include 6 new water treatment plants, 72 MLD combined capacity and 800 km of distribution pipelines in Barpeta, Bongegaon, Dhubri, Golpara, Golaghat and Nalbari, along with a real-time monitoring system to maintain non-revenue water below 20%. Next point है in Guwahati, Bahini Basins, the project will upgrade stormwater infrastructure including flood diversion channels, improved drainage and a nature-based retention pond for flood mitigation and groundwater discharge. Next point है institutional development measures including establishing the Assam State Institute for Urban Development with IIT Guwahati, implementing a GIS based property tax system, digital water billing and introducing volumetric water tariffs. Last point, the project places strong emphasis on women empowerment and social inclusion, offering training for women SSGs in water operations, internship for young women and school outreach on water, sanitation and hygiene. तो ये आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है पूरा इंग्लिश में, सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में. न्यूज क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी साइन $125 million लोन फॉर अपग्रेडिंग अर्बन सर्विसेज इन असम. तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे सेम कंटेंट के साथ हिंदी में. ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ परचेज करके. ये सारे ही पॉइंट आपको दिए गए हैं. भारत सरकार और एडीबी ने असम में शहरी सेवाओं को उन्नत करने के लिए $125 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. ये है आपकी पीआईबी करंट अफेयर्स न्यूज. ठीक है, अब चलेंगे इस पे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज कैसे बनते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को हाइप जरूर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो. ठीक है, और अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए. तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज. तो ये है इस इंफॉर्मेशन पे, इस न्यूज पे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज. फर्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द $125 million लोन एडीबी लोन एग्रीमेंट फॉर असम. ठीक है, तो ये आपको 3 स्टेटमेंट दी है. पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द लोन एम्स टू एनहेंस अर्बन लिवेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन 7 प्रोजेक्ट सिटीज इंक्लूडिंग गुवाहाटी इज करेक्ट. ओके. Second है the project includes construction of 6 water treatment plants with a combined capacity of 72 MLD is a correct. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट the agreement was signed by the Secretary of the Ministry of Housing and Urban Affairs on behalf of India is incorrect. ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो दो स्टेटमेंट 1 and 2 is correct. राइट आंसर ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट. इस तरह से आप स्टेटमेंट जज कर पाएंगे अगर आपको कंटेंट पता होगा. आपने कंटेंट अभी ही डिस्कस किया है तो ये कंटेंट अच्छे से पढ़ के जाइए. समझ में जिसको इंग्लिश में आए इंग्लिश में, जिसको हिंदी में आए हिंदी में, जैसे जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है उस लैंग्वेज में आप कंटेंट पढ़ के इस तरह के एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं, इन सबको आप आंसर कर पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंड सेकंड 2 स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं. तो ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. डिस्कस कर लेते हैं कैसे. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्लस गुवाहाटी इक्वल्स टू 7 लोकेशन. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो 6 WTPs. ठीक है, 6 WTPs वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, WTPs टोटल 72 MLD. इट्स करेक्ट. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी इनकरेक्ट है वो है साइंड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी DEA मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉट MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज रॉन्ग. ठीक है, तो एग्रीमेंट जो साइन हुआ है बाय द जॉइंट सेक्रेटरी DEA मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है, तो ये होता तो करेक्ट होता, ये नहीं है, यहाँ पे MOHU है तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई है रॉन्ग. ओके, स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग, मतलब इनकरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट जो इसी इंफॉर्मेशन पे, इसी न्यूज पे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज है, वो क्या है? विद रेफरेंस टू द एडीबी लोन साइन फॉर असम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और उन पे पूछा है कि कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो इन तीनों स्टेटमेंट में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट है द टोटल लोन अमाउंट अप्रूव्ड इन $125 million to enhance urban livability and climate resilience is correct. It's a correct statement. Second, the loan is a part of multi-billion-dollar national urban reform package is incorrect. Third one, the loan supports construction of 6 water treatment plants is correct. तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 and 3 only is the correct statement. ठीक है, तो यहाँ पर 1 and third statement is correct, second one is incorrect. Okay, ये है स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आजकल। ठीक है, तो क्या डिस्कस किया है हमने आंसर को? ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 रिलेट डायरेक्टली टू द प्रोजेक्ट, देयर इज नो मल्टी-बिलियन डॉलर नेशनल पैकेज अटैच्ड टू दिस लोन। ओके, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारी वो इनकरेक्ट है। ये है स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट पीआईबी न्यूज पे। तो वो क्या है देख लेते हैं, जिसपे हम फिर आगे डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज। India's sovereign rating upgraded to BBB+ stable by Rating and Investment Information include R&I Japan। ठीक है, तो ये है हमारी न्यूज, इसको हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। R&I Japan upgraded India's long-term sovereign credit rating to BBB+ from BBB and retained the stable outlook। इस स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका हमारा, दिस मार्क्स इंडियाज थर्ड रेटिंग अपग्रेड इन 2025 फॉलोइंग सिमिलर अपग्रेड्स बाय S&P अगस्त 2025 एंड मॉर्निंगस्टार DBRS मई 2025। नेक्स्ट पॉइंट है, the upgrade reflects India's status as one of the world's largest and fastest growing major economies driven by robust domestic demand and demographic strength। Next point है R&I highlighted fiscal consolidation supported by buoyant tax revenues, subsidy rationalization and a manageable debt level alongside high GDP growth। Next point है India's external stability was praised, including modest current account deficit, strong services and remittance inflow, low external debt to GDP ratio and adequate forex reserves। Next point है R&I assessed financial sector risk as limited, noting that India has reduced its fiscal deficit despite higher capital expenditure by the government। Next point, the agency identified US tariff hikes as a risk but expect the impact to be contained due to India's domestic demand driven growth and limited reliance on US exports। Next point है R&I acknowledged that GST rationalization may cause short-term revenue loss, but this could be partially offset by stronger private consumption। Next है the credit rating upgrade also recognizes reforms under the Modi government, including efforts to attract foreign manufacturers, improve infrastructure strength, legal frameworks, and reduce energy import dependence। Last point, the upgrade signals strong global confidence in India's microeconomic fundamentals, fiscal prudence, and medium-term growth prospects amid global uncertainties। ये सारे ही पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, सेम आपको मिल जाएगा कंटेंट इन हिंदी इन सारे पॉइंट्स के साथ। ये सभी पॉइंट्स आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ परचेज करके, जैसे सुटेबल हो। अब इसी पे हम डिस्कस करेंगे अपने एमसीक्यूज, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज। तो फर्स्ट हमारा है स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज में क्या पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया सॉवरेन रेटिंग अपग्रेडेड बाय R&I जापान। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन अपग्रेडेड इंडिया लॉन्ग टर्म सॉवरेन रेटिंग फ्रॉम BBB to BBB+ इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये पूछा गया है कौन सी करेक्ट है। Second, the outlook assigned to India's by R&I in the latest review is stable is correct।
Last one, this is India's first sovereign rating upgraded in the year 2025 is incorrect. ठीक है, तो 1 and 2 only is the correct. ये यहाँ पे mention है R&I upgraded India to BBB plus stable, but it was third upgraded in 2025 after S&P and Morningstar DBRS. तो right answer क्या हो जाएगा? Option A, 1 and 2 only is the correct statement. ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं। ये है हमारी न्यूज, पीआईबी न्यूज। उत्तराखंड $126.4 मिलियन एडीबी टूरिज्म लोन। उत्तराखंड डॉलर कितना? 126.4 मिलियन एडीबी टूरिज्म लोन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and ADB signed a $126.42 million loan agreement to promote sustainable and climate resilient tourism in the Tehri Lake region of Uttarakhand। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। इस न्यूज पे, इस पीआईबी न्यूज पे अभी हम डिस्कस करेंगे आगे इसके स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू। सेकंड पॉइंट है, द प्रोजेक्ट इज टाइटल सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म डेवलपमेंट एट टेहरी लेक एरिया प्रोजेक्ट। Next है, the agreement was signed between Mrs. Juhi Mukherjee, Joint Secretary DA, and Mr. Kai Wei Yeo, Officer in Charge ADB India Resident Mission. Next point है, the loan supports Uttarakhand strategy to develop the state as an all-weather diversified tourism destination with Tehri Lake being a key priority zone. Next point, ADB noted that the project represents a model of sustainable tourism around a hydropower reservoir, focusing on job creation, income diversification, and climate resilience. Next point है, the project focuses on Tehri Garhwal district, one of the most climate vulnerable and economically weaker regions of Uttarakhand. Next point, it aims to benefit over 87,000 local residents and 2.7 million annual visitors by improving tourism planning, infrastructure, sanitation, waste management, and disaster preparedness. Next, key interventions include institutional strengthening, climate resilient infrastructure, nature-based solutions for landslide, flood risk reductions, and inclusive tourism services involving women, youth, and private sector entities. Next, the project features a livelihood matching grant program to support tourism enterprises led by women, youth, and MSMEs. Last one, universal access provisions such as facilities for persons with disabilities and a women-led disaster risk management initiative are integral components. तो ये सारे ही पॉइंट्स दिए गए हैं इस न्यूज पे। जो न्यूज है, उत्तराखंड 126.4 मिलियन एडीबी टूरिज्म लोन, ये है हमारी पीआईबी न्यूज, पीआईबी करंट अफेयर्स। इस पे हमारा कंटेंट है और सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में। ठीक है, इसी न्यूज का सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे हिंदी में, आप इसको देख सकते हैं जैसे सुटेबल हो वैसे। ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए एडीबी का 126.4 मिलियन पर्यटन ऋण, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब चलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज पे। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज क्या पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, इसी इंफॉर्मेशन इसी न्यूज पे। फर्स्ट है, with reference to the sustainable tourism project at Tehri Lake, consider the data based statement. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन स्टेटमेंट दी है। पूछा गया है कि which statement are correct, कौन सी करेक्ट है, ये पूछा गया है। फर्स्ट है, the project targets the Tehri Garhwal district of Uttarakhand is correct. Second, the project expects to benefit 2.7 million tourists annually, correct. Third one, the agreement was signed between India's DA and ADB on a loan of $136.4 million is incorrect. Right answer option A, 1 and 2 only is the correct statement. The exact loan amount is $126.42 million, not $136.4 million. ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट कितना है? 126.4 मिलियन डॉलर, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे ये उन्होंने दिया है 136.4। इट्स अ रॉन्ग, इट्स अ इनकरेक्ट। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज, वो क्या पूछा गया है? कंसिडर द फॉलोइंग डेटा लिंक्ड स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दी है, पूछा गया है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, ये पूछा गया है।
फर्स्ट है द एडीबी लोन ऑफ $126.42 million is directed entirely towards hydropower development is incorrect. Second, more than 2.7 million annual visitors are expected to benefit from improved infrastructure is correct. Third one, the project includes climate resilience, nature-based solutions for landslide and flood mitigations is correct. Right answer हो जाएगा इसका option C, 2 and 3 only is the correct statement. Okay. तो the loan is not for hydropower, it's for sustainable tourism. इस वजह से यहाँ पे बोला गया है लोन फॉर हाइड्रो पावर, तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. यहाँ पे जो लोन है इट्स फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, नॉट फॉर हाइड्रो पावर. ओके, अब चलेंगे हमारा नेक्स्ट पीआईबी न्यूज, पीआईबी करंट अफेयर्स, वो है अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम. अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम क्या बोला गया है? फर्स्ट पॉइंट, द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड 2 September 2021 क्रिएटिंग ए सिक्योर कंसेंट बेस्ड सिस्टम फॉर शेयरिंग फाइनेंशियल डेटा. सेकंड, the RBI had issued for the master directions for AAA in 2016, laying the regulatory foundations for the ecosystem. Next point, the AA enables user to aggregate and share financial data, banking, security, insurance, pension, etc. with service providers through encrypted user consent and data flows. Next, during India's G20 presidency 2023, AA was recognized as a core component of digital public infrastructure (DPI), complementing Aadhaar identity and UPI payments. Next, the ecosystem was expanded rapidly. 112 institutions are live as both FIP and FIU, 56 as only FIP and 410 as only FIU. Next, over 2.2 billion financial accounts are now AA enabled with a 112.34 million users having linked their accounts, reflecting strong adoption and trust. Last one, AA is set to significantly boost formal credit access, especially for MSMEs and personal lending, supporting India's journey towards Viksit Bharat at the rate 2047-2047. Okay, तो सेम आपको न्यूज विद कंटेंट इन हिंदी आपको मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं. सारे ही पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, जो आपको सेम पॉइंट आपको इंग्लिश में है, सेम पॉइंट आपको हिंदी में है. अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम. ठीक है, अब चलेंगे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज किस तरह से पूछे गए हैं इस न्यूज पे. फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम. ठीक है, तो विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ये पूछा गया है इसमें हमसे कि कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. तो द AA फ्रेमवर्क वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन September 21 2021. ये हमसे पूछा गया है, तो ये क्या है? एक करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड, हमसे पूछा गया है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूड द AA मास्टर डायरेक्शन इन 2019. इट्स रॉन्ग, इट्स ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड, द AA फ्रेमवर्क इनेबल्स एनक्रिप्टेड कंसेंट ड्राइवन शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा इज करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ऑप्शन ए. तो कैसे ये इनकरेक्ट है? तो आरबीआई इशूड मास्टर डायरेक्शंस इन 2016 नॉट 2019. यहाँ पे बोला है 2019, इट्स अ रॉन्ग, इट्स अ 2016. राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सॉरी. द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन विच ईयर? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट्स लॉन्च्ड इन 2021. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो AA एन अकाउंट एग्रीगेटर वाज लॉन्च्ड ऑन 2 September 2021. ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट हमारी पीआईबी न्यूज, वो है मिस TCA कल्याणी न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA.
ठीक है, इन पे है, ये पॉइंट्स देख लेते हैं। TCA Kalyani, a 1991 batch ICAS officer, has assumed charge as the 29th Controller General of Accounts CGA in the Department of Expenditure, Ministry of Finance. Next point, with over 34 years of service, she brings extensive experience across key ministries and has led major reforms in digital governance, DBT implementation and public financial मैनेजमेंट। ये है हमारे पास PIB न्यूज। अब हम इस पे देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड MCQs, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो क्या बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पोजीशंस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA। तो पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, द CGA फंक्शंस under the Department of Expenditure, Ministry of Finance is correct statement. Second statement, CGA is responsible for the management of the country's public financial management system is correct statement. Third one, Ms. Kalyani is the first woman to hold this post. It's an incorrect. Right answer, option A, 1 and 2 only is the correct statement. The text does not claim she is not the first CGA. तो Ms. Kalyani जो है वो फर्स्ट CGA नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूज क्या है। CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन बाय क्रॉसिंग ₹3,000 crore in loan disbursal since July 2023, advancing financial inclusion under the Digital India Mission. The initiative has already benefited nearly 70,000 underserved and first-time borrowers, providing small ticket and affordable credit in rural and remote regions. Driven by rapid growth, ₹86 crore disbursed in financial year 23-24, ₹1,631 crore in financial year 24-25, and ₹1,300 crore in financial year 25-26 till August. The program leverages CSC nationwide network of 5.8 lakh village level entrepreneurs in partnership with Piramal Finance. This collaboration has enabled secure, timely and accessible loan, reducing dependence on informal lenders and supporting rural households, micro businesses and local economies. Next point, CSC and Piramal Finance reaffirms their commitment to expanding last mile credit delivery and strengthening digital and financial inclusion across India. तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे हिंदी में। ओके, ये सारे ही पॉइंट्स आपको हिंदी में मिल जाएंगे, आप इसको देख सकते हैं जैसे सुटेबल हो वैसे। हम चलेंगे स्टेटमेंट बेस्ड MCQs पे। वो क्या पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CSC लोन्स आउटरीच, विच स्टेटमेंट्स ऑफ द अबव इज इन आर करेक्ट। तो कौन सी करेक्ट है ये आपको बताना है। उसी इंफॉर्मेशन पे आपसे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। First statement, CSC Governance Services has crossed ₹3,000 crore in loan disbursal since July 2023 is correct. Second, the initiative has benefited nearly 70,000 borrowers, many of them first-time loan seekers is correct. Last one, the entire ₹300 crore amount was disbursed in financial 23-24 is incorrect. Right answer is option A. 1 and 2 only is the correct statement. Okay. Disbursal were spread across financial year 24, financial 25 and 26, not in the financial year 23-24. ठीक है, ये आपको explanation है कि why this statement is incorrect. चलेंगे नेक्स्ट न्यूज पे। The President of India, Srimati Draupadi Murmu, graced the 120th Foundation Day celebrations of City Union Bank (CUB) in Chennai, Tamil Nadu on 2nd of September 2025. Addressing the gathering, the President highlighted that India is among the fastest growing major economies and the banking sector plays a pivotal role in sustaining the progress. She noted the modern banks have evolved beyond traditional custodial function to become key drivers of inclusive and sustainable development. Static GK points about City Union Bank, founded in 1904. Founder's name initially established as the
Kumbakonam Bank Limited, renamed became City Union Bank Limited in 1987. Headquarters Kumbakonam, Tamil Nadu. Tagline or slogan: Trust and excellence since 1904. Sometimes represented as tradition, trust, technology. Type: private sector, scheduled commercial bank. Current focus area: MSME lending, retail banking, digital banking solutions. Chairman Dr. N. Kamakodi. Important points regarding the City Union Bank. सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में, पॉइंट बाय पॉइंट आप इन सबको देख सकते हैं, जैसे सुटेबल है वैसे आप देख सकते हैं। चलेंगे इसके स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज पे। क्या पूछा गया है? With reference to the static facts of City Union Bank, consider the following statements. आपको 3 स्टेटमेंट दी है, पूछा गया है which of the above statement is are correct. First, City Union Bank was originally established as the Kumbakonam Bank Limited in 1904. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. द बैंक वाज, सेकंड वन, द बैंक वाज रीनेम्ड एज सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड इन 1987 इज करेक्ट. लास्ट वन, इट्स करंट हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन कुंभकोणम तमिलनाडु इज करेक्ट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3. स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ठीक है, तो ये हमने कवर किया हमारा पीआईबी न्यूज, पीआईबी करंट अफेयर्स पार्ट 3. तो पार्ट 3 हमारा हो गया है कंप्लीट. पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है और पार्ट 2 भी हो चुका है. ये सीरीज हमारी चल रही है पीआईबी करंट अफेयर्स की डॉट डॉट डॉट. अभी हमारी सीरीज है कमिंग सून, तो आप लोग जरूर देखिए, काफी हेल्पफुल रहेगा आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. और कंटेंट को आपने लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरी न्यूज पढ़नी है, तभी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे पीआईबी करंट अफेयर्स पे. और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है. जैसे सुटेबल है वैसे पढ़िए, इजी रहेगा आप लोगों को. जिसको जो लैंग्वेज समझ में आती है, जैसे समझ में आती है वैसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए. और कुछ भी आपको कोर्स परचेज करना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. कुछ भी कोर्स परचेज करने के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स जो भी है आप पूछ सकते हैं. और किसी भी तरह की कुछ हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं. और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज एक हाइप जरूर दीजिए क्लास पे, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी अपने चैनल का नाम जरूर बताइए, हमारे चैनल का नाम, और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करिए. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए. और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है वो है लास्ट 11 मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास. टॉपिक वाइज क्लास है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है. जनवरी टू नवंबर हमने करंट अफेयर्स, बैंकिंग करंट अफेयर्स कवर किया है लाइन बाय लाइन. इसका कंटेंट आप जरूर पढ़िए, आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में. बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा है तो. टॉपिक वाइज इसलिए बोल रही, टोटल हमने 14 इसमें टॉपिक लिए हैं अलग अलग, जैसे एसबीआई न्यूज, बैंकिंग सेक्टर्स न्यूज एंड इंश्योरेंस सेक्टर न्यूज, सेबी, इरडा, सारे ही सर्कुलेशन हमने लिए हैं. और इसके अलावा आरबीआई न्यूज लिए हैं, और हमने जीडीपी प्रेडिक्शंस हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर एक्सेट्रा. इस तरह से टोटल हमने 14 टॉपिक कवर किए हैं. काफी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए. इसके अलावा लास्ट 11 मंथ आरबीआई सर्कुलर की क्लास भी आ चुकी है, आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिए, काफी हेल्पफुल रहेगी. जनवरी टू नवंबर लास्ट 11 मंथ आरबीआई सर्कुलर, सभी बैंक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास. कॉन्टेंट जिसको स्पेसिफिक इंग्लिश में ही चाहिए तो आप मुझे उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं. आपको स्पेसिफिक कंटेंट पीडीएफ में इंग्लिश में मिल जाएगा पीडीएफ परचेज करने पे. ठीक है, तो यहाँ की क्लास में यहीं पे कवर, हम जो हमारी क्लास है यहीं पे एंड करते हैं. और ये डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.